बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान मोहम्मद खान बुज़दार एडवोकेट और आप देख रहे हैं बुज़दार लॉ फर्म। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल बुज़दार लॉ फर्म सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है, इसको क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पे कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो मिल सके। मेरा ये ईमान है, आप जो चीज़ बांटेंगे वही मिलेगी, आप खैर बांटेंगे खैर मिलेगी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिकवरी ऑफ फाइनेंसेस ऑफ बैंकिंग ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन 4। हमने एक तरतीब शुरू की हुई है कि जब कोई भी बैंक जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, जब उन्होंने अपने क्लाइंट से उन अमाउंट्स की रिकवरी करानी हो जो बैड डेट्स हो गए हों या क्लाइंट ना देना चाह रहा हो, तो उसको जो सेक्शंस डील करते हैं, जो प्रोविजंस डील करती हैं, जो ऑर्डिनेंस डील करता है, उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम उसका सेक्शन 4 पढ़ने जा रहे हैं। सेक्शन 4 रिकवरी ऑफ फाइनेंसेस ऑफ बैंकिंग ऑर्डिनेंस ये कहता है कि अगर बैंकिंग ऑर्डिनेंस के किसी सेक्शन से कोई दूसरा ऑर्डिनेंस या उसकी कोई दूसरे ऑर्डिनेंस की कोई प्रोविजन मुताबिकत नहीं रखती, इनकंसिस्टेंट है, या बैंकिंग ऑर्डिनेंस के किसी सेक्शंस के साथ कोई ऐसा लॉ जो किसी भी इलाके के अंदर उस वक्त रैजुल वक्त हो वो मुताबिकत नहीं रखता, इन तमाम हालात में, इन तमाम सिचुएशंस में बैंकिंग का जो ऑर्डिनेंस है उसको फोकियत हासिल होगी, वही प्रीवेल होगा। यानी अगर बैंकिंग ऑर्डिनेंस किसी कानून से जो किसी भी इलाके के अंदर रैजुल वक्त है उससे मुताबिकत नहीं रखता, या कोई और ऑर्डिनेंस है उसके किसी प्रोविजन से मुताबिकत नहीं रखता, इन दोनों हालात में बैंकिंग ऑर्डिनेंस का जो ये सेक्शन हैं, जो प्रोविजंस हैं, वो फोकियत रखती हैं, वो और वहाँ प्रिवेल होगी। इसमें वर्ड शेल यूज़ किया गया है, यानी हर हालात में बैंकिंग ऑर्डिनेंस प्रिवेल रहेगा। इसमें एक जजमेंट भी हम डिस्कस करेंगे, 2012 CLC पेज 1233 है। एक पार्टी ने ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर एक रवियन दायर की कि एक पिटीशन दायर की और उसमें उनका मौक़िफ़ था कि हमारी जायदाद जो है, जो नीलामी के लिए बैंकिंग कोर्ट ने आर्डर की है, उसके अंदर रिज़र्व कर प्राइस को फिक्स किया जाए, एक प्राइस फिक्स कर दी जाए। लेट से हमने देना है उसका 50 लाख, तो आप इसका 2 करोड़ फिक्स कर दें कि मिनिमम 2 करोड़ के ऊपर बेचेंगे। इन तमाम मामलात को समझने के लिए हमें CPC का आर्डर 21 और रूल 66 समझना होगा। ये आर्डर 21 रूल 66 CPC का बेसिकली डील करता है कि अगर किसी प्रॉपर्टी को पब्लिक ऑक्शंस के जरिए नीलाम करना हो, उसका ऐलान किस तरीके से किया जाएगा। उसका सब सेक्शन 1 ये कहता है कि अगर किसी डिग्री की एग्जीक्यूशन के नतीजे में ऑनरेबल कोर्ट ये हुक्म देती है कि इस जगह को सेल करना है, तो सबसे पहले उसकी सेल्स का हुक्मनामा जारी किया जाएगा और ऑनरेबल कोर्ट अपनी कोर्ट की लैंग्वेज में उस प्रॉपर्टी की सेल का ऐलान करेगी। अब सेल का ऐलान हो गया। अब सेल के ऐलान के बाद जो दूसरी शिक है उसकी, वो ये कहती है सेल के ऐलान से पहले वो पार्टी जिसके हक में डिग्री हुई है उसको, और वो पार्टी जिसके खिलाफ डिग्री हुई है उसको नोटिस दिए जाएंगे। उनको नोटिस देने के बाद उनकी सेल का ऐलान किया जाएगा और सेल की ऐलान के लिए जो चीज़ें मद्देनज़र रखी जाएंगी, पहली चीज़, उसमें फेयर तरीके से लिखा जाएगा उस प्रॉपर्टी का नाम, उसका खाता नंबर, उसकी लोकेशन कि हम इस प्रॉपर्टी को सेल करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़,
जिस रेवेन्यू डिपार्टमेंट को वो महसूल दे रहा होता है वो पार्टी, वो जगह उसको महसूल जमा होता है, उस रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कहा जाएगा कि इस प्रॉपर्टी की असेस्ड वैल्यू इशू करे। तीसरी चीज उसके अंदर ये लिखा जाएगा कि ये पार्टी या ये प्रॉपर्टी जो है ये इतना बोझ इसके ऊपर है। चौथी चीज उसमें यह लिखा जाएगा कि हमने इस प्रॉपर्टी को सेल करके क्या रिकवरी अमाउंट करनी है, यानी जो परचेजर होगा उस परचेजर को फैसिलिटेट करने के लिए तमाम मालूमात उस ऐलान के अंदर वाज़ेह होंगी और साथ में वो जगह और टाइम भी मेंशन किया जाएगा जिस जगह पर यह नीलामी की जाएगी। यानी जो कोर्ट के आर्डर के बाद ऐलान किया जाएगा उसमें ये तमाम रिक्वायरमेंट्स होंगी कि कौन सी प्रॉपर्टी हम सेल करने जा रहे हैं, उस प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है, उस प्रॉपर्टी की रेवेन्यू की तरफ से असेस्ड वैल्यू क्या है, उस प्रॉपर्टी पर कितना बोझ है, उस प्रॉपर्टी से हमने कितना अमाउंट रिकवर करनी है। मींस जो परचेजर है, जो जिसने परचेज करनी है, उसको प्रॉपर्टी की नोयत का भी पता हो, लोकेशन का भी पता हो, मोहल्ले का भी पता हो, वैल्यू का पता हो और उस प्रॉपर्टी के ऊपर क्या बोझ हो उसका भी पता हो। इसके अंदर लाहौर हाई कोर्ट की एक अमेंडमेंट आई है। इस रूल के अंदर अमेंडमेंट ये आई है कि ये जो ऐलान करेगा प्रॉपर्टी की सेल का वो कोर्ट का ऑक्शनर करेगा, कोई आम बंदा नहीं करेगा। अब कोर्ट का जो ऑक्शनर है वो फिर एक प्रपोजल तैयार करेगा। उस प्रपोजल में वो लिखेगा पहले नंबर के ऊपर कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो हम सेल करना चाह रहे हैं, उसकी डिटेल, उसका खाता नंबर, उसके मरलाज कितनी है या उसके कनाल्स कितनी है, उसकी लोकेशन क्या है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो तमाम उसके अंदर लिखेगा। दूसरी चीज़, जो रेवेन्यू जिस डिपार्टमेंट को वो वसूल देता रहा है उसकी असेस्ड वैल्यू लिखेगा। तीसरी चीज़ वो उसके अंदर लिखेगा कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर कितना बोझ है। चौथी चीज़ वो उसके अंदर लिखेगा कि हमने इसे कितनी प्रॉपर्टी से कितनी अमाउंट रिकवर करनी है। रिकवर करने के बाद वो एक प्रपोजल जो है ऑनरेबल कोर्ट को अप्रूवल के लिए भेजेगा। उस अप्रूवल के अंदर एक रिजर्व प्राइस भी वो, एक ऑक्शनल प्राइस भी वो मुतारिफ करेगा। अब ऑक्शनल प्राइस कहाँ से आएगी? ऑक्शनल प्राइस एक वैल्यूटर होगा जिसको ऑनरेबल कोर्ट जो है वो अपॉइंट करेगी। वो वैल्यूटर जो है वो देगा कि इस प्रॉपर्टी की मेरी वैल्यूएशन के मुताबिक ये कीमत होना चाहिए। अच्छा, वो जो वैल्यूटर होगा वो कौन होगा? वो वैल्यूटर बैंकिंग कोर्ट के पैनल पे होगा। जो बैंक्स होंगे उनके पैनल पे होगा। बैंक्स के पैनल पर जो वैल्यूटर होगा वो वैल्यूएशन की अमाउंट देगा कि इस वैल्यूएशन के मुताबिक, वैल्यूटर के मुताबिक इस प्रॉपर्टी की ये वैल्यू है। फिर जो उसके साथ जो सेल आर्डर होंगे उसके साथ जो कागजात लगाए जाएंगे वो प्लीडिंग करते वक्त जो साइन और सिग्नेचर थे और वेरिफिकेशन थी वो स्टेटमेंट के साथ वही लगाई जाएंगी। वेरिफिकेशन इस चीज़ को इंश्योर करेगी कि उस बंदे के मालूमात में है कि हम ये प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं। अब तो ये तो हो गया एक प्रोसीजर कि ये प्रोसीजर है जो प्रॉपर्टी पब्लिक ऑक्शन में नीलाम होगी उसका ऐलान कैसे किया जाएगा, ये तो हो गया प्रोसीजर। अब जो पार्टी है उसने ऑनरेबल कोर्ट के अंदर अपील की कि जनाब ये प्रॉपर्टी जो है इसकी रिजर्व प्राइस जो है वो दी जाए। अब जो सीपीसी का हमने सेक्शन अभी हमने डिस्कस किया है जिसमें हमने रूल 21 और ऑर्डर 66 को, ऑर्डर 21 और रूल 66 को हमने डिस्कस किया है। उसके अंदर कहीं भी रिजर्व प्राइस का जिक्र नहीं है कि जब हम ऑक्शन कराएंगे कोई रिजर्व प्राइस नहीं। एक प्राइस है कि वैल्यूटर जो प्राइस देगा, रिजर्व प्राइस की तो बात ही नहीं है उसके अंदर। और ना ही सेक्शन 104 जो सीपीसी का डील करता है उसके अंदर किसी जगह के ऊपर रिजर्व प्राइस का जिक्र है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा है कि जनाब कि जो सीपीसी के अंदर प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हैं हम लोग उसके अंदर किसी भी जगह के ऊपर रिजर्व प्राइस की बात नहीं है। आप रिजर्व प्राइस की बुनियाद पर आप अपील नहीं फाइल कर सकते। जो बैंकिंग कोर्ट ऑर्डिनेंस है रिकवरी ऑफ फाइनेंसेस उसका सेक्शन 22 है, उसके अंदर प्रोसीजर दिया गया है कि किन चीज़ों पर अपील की जा सकती है।
अगर किसी पार्टी ने लीव टू डिफेंड को एक्सेप्ट करने या रिजेक्ट करने के लिए कंटेस्ट किया है और बैंकिंग कोर्ट ने अपना एक आर्डर इशू किया है, एक तो उसके खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर अपील की जा सकती है। दूसरी, अगर लीव टू डिफेंड के लिए को एक्सेप्ट करने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए कोई एप्लीकेशन थी, उसको रिव्यू करने के लिए ऑनरेबल कोर्ट के अंदर आप अपील में जा सकते हैं। या फिर कोई ऐसा आर्डर कोर्ट ने जो किसी लीव टू डिफेंड को एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट किया है, उसकी रिवीजन के लिए आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में जा सकते हैं। यानी आप ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर किसी आर्डर के एक्सेप्ट या रिजेक्ट के खिलाफ या हक में जा सकते हैं, लेकिन आप ऑनरेबल कोर्ट में अपील के लिए ये मौक़िफ़ नहीं अख्तियार कर सकते कि इन्होंने जब ऑक्शंस की तो रिज़र्व प्राइस नहीं रखी, रिज़र्व प्राइस का जिक्र नहीं है, इसको ओवर फोकियत जो है फिर सेक्शन 4 के तहत बैंकिंग कोर्ट के ऑर्डिनेंस को आ गई, तो फिर ये अपील को इस जो रिट की हुई थी उसको ऑनरेबल कोर्ट ने कैंसिल कर दिया और बैंकिंग कोर्ट के जो सेक्शन 4 है उसके तहत बैंकिंग कोर्ट के जो ऑर्डर है उसको प्रिवेल किया, उसको फोकियत दी। इस तमाम जो आज के लेक्चर है ये यही वाज़े करती है कि हर हालात में तमाम प्रोविजंस के ऊपर बैंकिंग कोर्ट का जो रिकवरी ऑफ फाइनेंसिंग बैंकिंग ऑर्डिनेंस 2001 है उसको फोकियत हासिल है और वही प्रिवेल रहेगा। उम्मीद है मेरा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा।